हेलो गाइस, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। तो हम 10th क्लास के पॉलिटिकल से चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे जिसका नाम पावर शेयरिंग, और यहाँ पर श्रीलंका और बेल्जियम के विषय में हम अच्छे से जान रहे थे कि किस तरह से वो दोनों ही कंट्रीज अपने अपने क्षेत्र में किस तरह से हैंडल करते हैं प्रॉब्लम्स को। जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनमें किस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ते हैं। और फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इन दोनों ही कंट्रीज में ये सरकारें सॉल्व करती हैं इन प्रॉब्लम्स को। और यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ था, सबसे पहले तो बेल्जियम की अगर हम बात करें तो यहाँ हम देखते हैं, देखिए रिकॉल करते हैं, तो यहाँ पर कम्युनिटी की बात करें तो जो बेल्जियम की जो कैपिटल है, कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में अगर हम एथनिक फॉर्मेशन की बात करें या फिर पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात करें तो उसमें 80% फ्रेंच लैंग्वेज जो बोलने वाले लोग हैं वो रहते हैं, और उसी के बाद फिर 20% जो पीपल्स हैं वो डच लैंग्वेज हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मेजोरिटी में कैपिटल के लोग हैं, तो फ्रेंच लैंग्वेज पीपल हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो कैपिटल है उसके अलावा अगर पूरी कंट्री बेल्जियम का विषय में देखा जाए तो वहां पर जो मेजोरिटी निकल करके आती है वो डच लैंग्वेज पीपल की है। डच लैंग्विस्टिक जो पीपल हैं वो धीरे धीरे ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो कंट्री की सोर्सेज और रिसोर्सेज हैं या फिर जितनी भी ज्यादा हाई पोस्ट हैं उनको और इंस्टीट्यूशंस हैं तथा जो कॉलेज में जितनी भी सीट्स होती हैं वो अपने कैप्चर में करने का प्रयास करने लगे थे और अवॉइड करने लगे थे फ्रेंच लैंग्विस्टिक को, फ्रेंच लैंग्वेज पीपल को। तो धीरे धीरे जब फ्रेंच लोगों ने भी इसी तरह से अपने लिए आवाज उठाना शुरू किया तो तुरंत इफेक्टिव हो गई बेल्जियम की गवर्नमेंट। और बेल्जियम की गवर्नमेंट ने एक फॉर्मेशन तैयार किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जिसके माध्यम से दोनों ही लैंग्वेज कम्युनिटीज को एफर्ट लगाने का एक मौका दिया, और उन्होंने देखा कि भाई किस तरह से हम इस परिस्थिति से उबर सकते हैं। तो जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से दोनों ही कम्युनिटीज जैसे कि डच लैंग्वेज है और जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो अपने अपने रीजन से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इक्वली चूज करके वहां पर पार्लियामेंट में वो भेजेंगे। जब दोनों ही कम्युनिटीज से बराबर बराबर रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में जाते हैं तो वहां पर एक तरफा कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता था, और जिसकी बदौलत हैं दोनों ही लिंग्विस्टिक जो पीपल हैं वो रिलैक्स होते हैं और वो बिल्कुल अच्छे से मिलजुल करके अपना जीवन जीते हैं। तो यहाँ पर बेल्जियम की इसको हम बोलेंगे अकमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम की समझदारी की बात करते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका में इसके विपरीत होता है क्योंकि गवर्नमेंट अपना सारा एफर्ट सपोर्ट करने में लगा देती है किसको, मेजोरिटी को। मेजोरिटी में कौन थे, सिन्हाला जो है मेजोरिटी में थे। तो यहां आपको पता चल गया है कि मेजोरिटी में यहां पर कौन सी पीपल थे, तो वो थे सिंहला यानी कि बुद्धिस्ट जो पीपल थे वो श्रीलंका में मेजोरिटी में थे। और जब उन्होंने पूरी तरह से अपने लिए एफर्ट लगाए और जो माइनॉरिटी थी, माइनॉरिटी में कौन थे, तमिल्स थे, तो उनके जितने भी राइट्स थे उनको अवॉइड करते हुए मेजोरिटियन वो आगे बढ़ते हैं, अपने लिए सभी सीट्स कैप्चर करते हैं। फिर उसके साथ ही
कॉलेजेस में जितनी भी सीट्स हैं उन पर भी उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। और फिर जो पार्लियामेंट है वहां भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हम देखते हैं एमएलएस वगैरह, वो ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी के ही वहां पर जा रहे थे। तो एक कन्फ्लिक्ट हुआ और दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में स्ट्रगल चलता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि तमिल जो है वो अपना पूरा एफर्ट लगाता है अपने राइट्स के लिए, बट श्रीलंकन गवर्नमेंट्स क्लियरली बोल देती है कि भाई यहाँ पर तो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि यहाँ की जो मेजोरिटी है वो सिंहला की है। तो इसलिए गवर्नमेंट सपोर्ट करने लगी थी उनको। तब तमिल्स ने क्लियरली बोल दिया था श्रीलंकन गवर्नमेंट को कि भी हमें एक सेपरेट कंट्री बनाने के लिए हमारा जो ये हिस्सा है वो हमें दे दिया जाए। तो यहाँ पर एक सिविल वॉर हो जाती है दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में, लिंग्विस्टिक जो पीपल दोनों रह रहे थे उनके बीच में। लेकिन एक तीसरा और भी यहाँ पर कम्युनिटी थी, वो कौन सी थी? वो लैंग्वेज थी क्रिश्चियन ऐसे थे कि उन पर कोई भी बैड इफेक्ट नहीं होने वाला था। तो वो सिंहला भी जानते थे और वो तमिल्स भी जानते थे, तो इसलिए वो एडजस्ट हो चुके थे। तो यहाँ पर श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर सक्सेस नहीं हुई अपनी कंट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो अब देखिए, हमने यहाँ तक लास्ट वीडियो में पढ़ा है, लेकिन अब उससे आगे हम देखेंगे किस तरह से ये दोनों देश आगे बढ़ते हैं। और यहाँ हम देखेंगे जब बेल्जियम का हमने एक रोल मॉडल देखा है यूरोपियन कंट्रीज में, तो ये बहुत ही सराहनीय रहा है। तो यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज थी उनका एक यूरोपियन यूनियन है, और यूरोपियन यूनियन ने देखा कि भाई किस तरह से बेल्जियम ने अपने देश के अंदर रहने वाले लोगों में या जो डिफरेंट लिंग्विस्टिक जो पीपल थे उनके बीच में किस तरह से बैलेंस बनाया है। तो इस रिकमेंडेशन को देखते हुए जो यूरोपियन यूनियन थे उन्होंने यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स को चुना। इसके लिए ये एक रिवार्ड के बराबर है और इसको हेडक्वार्टर बनाया गया। तो ये बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए अच्छी जानकारी है। फिर यहाँ पर श्रीलंका की बात करें तो ये आज भी इन्हीं प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ है, डेवलपिंग कंट्री है, ये अभी भी डेवलप नहीं हो पाया है। और ये श्रीलंका जो है ये यहाँ पर हम देखने वाली बात ये है कि ये भी ब्रिटिशर्स का एक कॉलोनी रही है। अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग जो यहाँ होती है और यहाँ होती है उसके फॉर्म्स के विषय में बात कही गई है। तो देखिए क्या क्या फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग के। तो लेजिस्लेचर और जुडिशियरी तथा एग्जीक्यूटिव। तो हॉरिजेंटल मोड में भी पावर को शेयर किया जा सकता है। जैसे कि आप जो फैमिली मेंबर हैं, मान लीजिए आपकी फैमिली में 5 मेंबर है और 5 मेंबर वो अपने अपने जो एरियाज हैं वहां पर अपनी अपनी पावर को डिवाइड कर लेते हैं, ताकि कोई भी किसी अदर पर या दूसरे मेंबर पर अपने डिसीजन को थोप न दे। तो यहां पर भी सेम इसी तरह से ही है। तो लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर यहाँ विधायिका को कहा गया है, जो विधायक हम चुन करके भेजते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव जो वोटर्स हैं वो उनको इलेक्ट करते हैं और इलेक्ट करने के बाद फिर वो पार्लियामेंट में जाते हैं। पार्लियामेंट में जाने के बाद वो जो पीपल की डेवलपमेंट के लिए, उनके जस्टिस के लिए, उनके रिलैक्सेशन के लिए और उनकी कंफर्टेबल लाइफ के लिए जो भी लॉ फॉर्म करते हैं वो यहाँ पर कार्य किया जाता है। फिर उसके बाद है जुडिशियरी। जुडिशियरी क्या करती है? वो इन लॉ को लागू करने में मदद करती है, और अगर इनको कोई ब्रोक करता है, इस लॉ को कोई भी पर्सन अगर ब्रोक करता है तो उसको ये क्या देती है? सजा देने का प्रावधान करती है, उसको सजा दी जाती है। और यहां हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ फॉर्म किया जाता है, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करती है, यानी कि उसको लागू करवाती है। किस तरह से? उस पर कार्य करके। जैसे हमारी पार्लियामेंट में क्या होता है,
हमारी पार्लियामेंट में एक लॉ, मान लीजिए, मैं आपको कह रहा हूं कि सपोज कीजिए एक लॉ बन करके तैयार होता है, और वो लॉ क्या है, उस लॉ में है कि आपको रोज जो बिजली, आपको जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है, उसके लिए आपको डेली रिचार्ज करवाना होगा। तो अब वो लॉ तो वहां असेंबली में पास हो गया, लेकिन जब वो पास हुआ और उसके बाद उसे लॉ बनने में जितना समय लगना था, वो लगने के बाद जब वो क्लियरली पास होता है, तो अब एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करती है। एग्जीक्यूटिव क्या है, तो ये हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उस पर कार्य करेगा, और वो ऐसे ही कुछ सेंटर्स वगैरह या शॉप्स आपके लोकेलिटी एरियाज में वो ओपन कर देगा, जहां से आप क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये हॉरिजेंटल जो मेथड है, यहां से पावर को शेयर किया जाता है। अगर सारी पावर इसको दी जाएगी तो फिर ये किसी को भी क्या करेगा, उसके साथ मिसबिहेव कर सकता है, उसके राइट्स को वो क्या कर सकता है, वो उसके राइट्स को कैप्चर कर सकता है। और जुडिशरी है, अगर इसको आजाद छोड़ दिया जाए तो फिर ये किन के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर के वो गलत हो सकता है ना, पब्लिक के लिए। और एग्जीक्यूटिव है, यहां तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि जो लॉ ये बनाते हैं या फिर जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा निकलती है, वो एग्जीक्यूट ये करते हैं। अगर एग्जीक्यूटिव पर इन दोनों का कंट्रोल न हो तो ये भी बहुत ज्यादा क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। ओनली फॉर ये खुद के ही लिए ज्यादा कार्य करेगा। तो यहां पर देखिए किस तरह से इनकी पावर को डिवाइड किया गया है। ये कानून बनाएगा, ये कानून को लागू करने का कार्य करेगा, और अगर कोई कानून तोड़ता है तो ये सजा देने का कार्य करता है। तो ये सीधी सी बात है। अगर यहां से कानून गलत बना है तो इसकी जो हायर बेंच है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, वो अपनी अपनी असेंबली में क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, भेज सकते हैं उस लॉ को दोबारा से फॉर्म करने के लिए या रिफॉर्म करने के लिए। इसी तरह से ये जो भी प्रॉब्लम आती है उस लॉ को इस्टेब्लिश करने में या फिर इम्प्लीमेंट करने में, तो ये भी अपनी तरफ से एक रिपोर्ट आगे भेजते हैं। तो ये है पावर शेयरिंग का हॉरिजॉन्टल एक मेथड। नेक्स्ट है वर्टिकल एक मेथड है, वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। सेंट्रल, स्टेट, कम्युनिटी या फिर पंचायती या फिर हम इसको लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ गवर्नमेंट के लिए अब आप समझ ही गए होंगे कि ये दोनों ही हमारे इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। तो लेजिस्लेचर भी है, जुडिशरी भी है और एग्जीक्यूटिव भी है। फिर है सेंट्रल। सेंट्रल यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि हमारे पीएम होते हैं, जो कि दिल्ली से पूरे कंट्री को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ऑर्डर करते हैं। और स्टेट जैसे कि हमारा स्टेट है, हमारे देश में जितने भी स्टेट हैं वो सारे उनकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, और वहां पर उनकी पार्लियामेंट होती है, असेंबली बैठती है, और वहां पर इलेक्शन होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टेट भी अपने ही स्टेट की बाउंड्री के अंदर कुछ लॉ बना करके उस पर कार्य कर सकता है। इसी तरह से सेंट्रल है जो पूरे कंट्री के अंदर कार्य करता है। और कम्युनिटी और पंचायती, कम्युनिटी और पंचायती क्या है कि जैसे कि हम देखते हैं हमारा जो स्टेट है, कोई भी एक स्टेट है और उसमें 6,500 गांव है, 6,500 के लगभग विलेज हैं। तो एक गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल पर बैठी है वो 6,500 गांव को किस तरह से वो मैनेज कर पाएगी, वो किस तरह से अपने जो स्कीम्स वगैरह है वो इम्प्लीमेंट कर पाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर कम्युनिटी या पंचायती गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है। और ये जो कम्युनिटी और पंचायती जो फॉर्म है या लोकल गवर्नमेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। और क्योंकि यह विलेज में हर एक व्यक्ति तक इसकी क्या होती है, पहुंच होती है, और ये अच्छे से गवर्नमेंट की स्कीम्स वहां इंप्लीमेंट कर देती है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि लोकेलिटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो भी इसको क्लियरली पता होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही
एक बहुत ही अच्छा हमारे देश में ये जो पावर शेयरिंग का स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है। यहाँ हमने देखा क्या स्ट्रक्चर रहा है, शांति है। और क्योंकि जितनी भी दो जो लैंग्वेजेस के पेपर रहते थे तो उनमें से क्या किया, एक जो कैपिटल है वहां पर एक मेजोरिटी में है, जो कैपिटल में मेजोरिटी में है वो पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में है। तो उनमें बैलेंस करने के लिए जो डिवाइड कर दिया था वहां की गवर्नमेंट ने कि भी आप भी इतने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेंगे और आप भी इतने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेंगे। वही बैलेंस श्रीलंका नहीं कर पाया तो यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। हमारे देश में जो कि इनसे बहुत विशाल है, हमारा एक हरियाणा इन दोनों से बड़ा है, तो आप देख सकते हैं तो कितने हमारे देश में, हमारी कंट्री में स्टेट्स हैं, तो उसको कंट्रोल कर पाना कितना मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमारे देश में बड़े ही अच्छे से मिलजुल करके लोग रह रहे हैं। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो एक दलीय व्यवस्था किस देश में पाई जाती है। तो एक दलीय की हम बात करें तो वन पार्टी सिस्टम की बात करते हैं। वन पार्टी सिस्टम अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये कहां है, तो ये है चाइना में। चाइना में। और टू पार्टी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, टू पार्टी तो ये है यूएसए में। और भी कंट्रीज हैं लेकिन हम एज ए एग्जांपल आपको बता रहे हैं। और अगर मैनी पार्टी कंट्रीज जिसे हम बोलते हैं बहुदलीय प्रणाली वाला देश, तो आपको पता ही होगा, और वो है आपका इंडिया। एंड मैनी लाइक दिस कंट्रीज। और भी हैं जो बहुराष्ट्रीय पार्टीज वहां पर पाई जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर हमने पूरा प्रयास किया है इस छोटी सी वीडियो में कम समय में अच्छे से आपको समझाने के लिए। फिर भी इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं। एक स्टूडेंट का हमारे पास कमेंट आया था, सिविल वॉर। सिविल वॉर इसको समझने में उसको प्रॉब्लम हुई थी, तो हम आपको फिर से यहाँ रिमाइंड करते हैं सिविल वॉर क्या होती है। देखिए सिविल वॉर कहाँ हुई थी, श्रीलंका के हमने अकॉर्डिंग उसको पढ़ा है ना। तो सिविल वॉर जो है उसे कहते हैं जो एक देश की ही बाउंड्री के अंदर, किसी कंट्री की बाउंड्री के अंदर, उसी के ही अंदर, उसी में ही रहने वाले, उसी के ही जो पीपल्स हैं उनके बीच में अगर कन्फ्लिक्ट होता है या फिर स्ट्रगल होता है या कोई बोलते हैं इमरजेंसी जैसी कंडीशन क्रिएट होती है, तो उसी को ही सिविल वॉर कहते हैं। जब लोग एक दूसरे को मारते हैं या फिर सरकार के खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो ये एक तरह से आप समझ गए होंगे कि एक ही कंट्री के अंदर जो लोग उसके रह रहे हैं उनके बीच में होने वाली कंट्रोवर्सी या स्ट्रगल को ही सिविल वॉर कहते हैं। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसको केवल एक्सप्लेन करने के लिए ही एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सिविल वॉर क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय सिविल वॉर, या डिफाइन अबाउट सिविल वॉर, ऐसा पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन तो बहरूपिया है, कैसे भी आप लोगों से घुमा फिरा करके बोर्ड अपना क्वेश्चन बनाएगा और आपसे पूछेगा। तो यहां पर बिल्कुल इजी है, सिविल वॉर को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमने अकोमोडेशन को देखा है। तो यहां पर समझदारी की बात बतानी है कि भाई किस तरह से जो बेल्जियम है उसने अपने कंट्री की कंडीशन को क्या किया, हैंडल किया। श्रीलंका हैंडल नहीं कर पाया। और यहाँ पर जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात कही गई है कि किन किन फॉर्म्स में जो है पावर को शेयर किया जाता है, तो वो है लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। तो ये आपको समझना है। लेजिस्लेचर क्या होता है, विधायिका होती है, जिन विधायकों को हम चुनते हैं वोट डालकर, तो वो लोग ही पार्लियामेंट में जाते हैं। फिर उसके बाद जुडिशरी है हमारी, यानी कि न्याय प्रणाली या फिर न्यायपालिका। और एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका, जो हमारे अलग अलग डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, अलग अलग सीट्स हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, तो आप समझ सकते हैं ना। तो
तो यहाँ पर देखिए जैसे कि भाई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, तो ये सारे एग्जीक्यूटिव में आएंगे। फिर उसके बाद एक मेथड हमने देखा है वर्टिकली, जो मेथड है पावर शेयरिंग का, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट या पंचायती गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट है। तो ये तीनों नाम सेम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कब से इंप्लीमेंट हुआ? 1994 में जो अमेंडमेंट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट करके एक थर्ड फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उसको बनाया गया। तो वो थी कम्युनिटी या फिर लोकल गवर्नमेंट या फिर पंचायती राज की बात करें तो ये आप समझ जाएंगे। नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से ये स्टार्टिंग होती है, तो ये भी आप अच्छे से समझ लें। तो एक बहुत ही बढ़िया ये जीके का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसके बाद हम आप लोगों को एक और बढ़िया चैप्टर सरल भाषा में समझाने जा रहे हैं। अगर आपको इस चैनल से जो पढ़ाया जा रहा है वो स्टडी मटेरियल आपको यूजफुल लग रहा है, आपके समझ में आ रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को अपनी जितने भी रिलेटिव्स हैं या अपने जितने भी नॉन्स हैं, आपके नॉन्स में जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप उनको इस चैनल का लिंक जरूर से जरूर भेजें। और आप अपने चैनल को जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा बेहतरीन जोश के साथ ये चैनल भी आप लोगों को एक से एक बेहतरीन वीडियोस प्रोवाइड करवाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों से हम ये दिल से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। एक स्टूडेंट एक बढ़िया से बढ़िया कमेंट जरूर करें। लाइक करने के साथ साथ आप लोगों को कमेंट करना बहुत ही जरूरी है, ताकि और भी जितने अननोन जो होते हैं या फिर न्यू जो व्यूवर्स होते हैं, जब वो देखते हैं कि भाई स्टूडेंट्स के द्वारा बड़े अच्छे कमेंट किए गए हैं, यानी कि उनको समझ में आ रहा है जो यहाँ पर टीच करवाया जाता है, तो फिर वो भी इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्द ही आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।